बाकी कोई डिस्कशन नहीं है। तो इस प्रकार जब हम डेमोक्रेटिक डिस्कशन को ही ख़त्म कर देते हैं, अगर एक बार तुम तैयार हो नक्सलिज्म क्यों है उस पर चर्चा करने के लिए, तब तुम्हारे सरकारी कर्मचारी टारगेट में आ जाएगा, क्योंकि उनकी इनएफिशिएंसी से नक्सलिज्म। ठीक है, ये अब मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कैपिटलिज्म के विरोध में, नक्सलिज्म कैपिटलिज्म के विरोध में खड़े हैं नहीं, तो कैपिटलिज्म के विरोध में हो तो ये पुलिस वालों को क्यों मार रहे हो? वहाँ तो टाटा के लोग भी हैं, बिरला के लोग भी सब हैं, एक को क्यों नहीं आप किडनैप करते हो? ठीक है, तो आपका मतलब, उसका मतलब वो नहीं है आपका टारगेट। आप कभी कभी ये दिखाने के लिए, अपने पराक्रम दिखाने के लिए 4 पुलिस वाले को मार देते हैं, कलेक्टर को पकड़ के ले जाते हैं, जिनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप जिस कैपिटलिज्म के विरोध में लड़ रहे हैं वो तो आपकी उस तरफ है, वो आपके अंदर काम कर रहे हैं, आपके अंदर काम कर रहे हैं, उसको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक ड्रामा में देश को फंसा दिया है, इस ड्रामा को लोग समझ नहीं रहा है, इसलिए पक्ष विपक्ष में हो गया, कुछ नक्सलिज्म का पक्ष में, कुछ विरोध में वगैरह। वास्तव में ये कुछ पक्ष विपक्ष का मामला नहीं, ये पूरा एक जाल है जिस पर विश्लेषण करने की ज़रूरत है, जिसको समझने की ज़रूरत है, और ये पूरे जाल को तोड़ने की ज़रूरत है। इसको तोड़े बिना इसमें से समस्या हल नहीं होगा। पक्ष विपक्ष में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, पक्ष विपक्ष बोलने लायक कोई है नहीं, वहाँ कोई पक्ष के लायक नहीं है, कोई विपक्ष के लायक नहीं है। वहाँ इस जाल को तोड़ने की ज़रूरत है, ये एक भ्रम जाल है, इस भ्रम जाल को तोड़े बिना इसमें से मुक्ति नहीं मिलेगी। और इस भ्रम जाल को खड़ा करने में बहुत कोशिश किया जा रहा है। अब आप जानते हैं कि हथियार बेचने वाली कंपनी दुनिया के सबसे बड़े लॉबीइस्ट हैं। वो हथियार बेचने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो वार क्रिएट भी कर सकता है, और जब उनके पास एक्यूमुलेट हो जाता है हथियार तो वो कहीं ना कहीं वार क्रिएट भी करेगा, क्योंकि वो बेच सके। तो उनके धंधा चल रहा है, उनके धंधे को प्रोत्साहित, और सबसे ज़्यादा किकबैक्स इस हथियार के धंधे में है। बफोर्स की चर्चा हुई है हमारे यहाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा किकबैक हथियार धंधे में है। इसलिए हथियार खरीदने के होड़ सब देशों में। जब नक्सलिज्म का हवा नहीं होगा, टेररिज्म का हवा नहीं होगा, तो आप कैसे खरीदेंगे? तो कश्मीर के सब बच्चे टेररिस्ट हैं, यहाँ के सब बच्चे नक्सली हैं, देश खतरे में है, तो क्या करना चाहिए? हथियार खरीदना चाहिए, और क्या करना चाहिए? तो ये जो धंधा बढ़ाने का कार्यक्रम है, अब मैं सरकार से कहता हूँ, तुम इतने इसको लेके चिंतित हो, तो आपके पास एक पीस मिनिस्ट्री क्यों नहीं? सर मैं वही पूछना चाहता हूँ भैया, इस देश में पीस पर काम करने वाले लोग भी हैं ना, एक मिनिस्ट्री उनके लिए भी चाहिए, पीस मिनिस्ट्री। सर मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि माओ को लेकर तो ठीक है, माओ को लेकर आप, माओ जहाँ है उससे लड़ने के लिए एक फंड होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे अहिंसा के साथ काम करने वाले लोग हैं, जहाँ माओ की जगह गांधी है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, तो वो कहाँ है? वो नहीं है वास्तव में। दिक्कत वही है, क्योंकि पीस के लिए मिनिस्ट्री नहीं, पीस के लिए सेक्रेटरी नहीं, और सरकारी लोगों का डायलॉग का ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ डंडा मारने का ट्रेनिंग है, डायलॉग का ट्रेनिंग नहीं। एक सेक्रेटरी को दम नहीं है एक आंदोलन के सामने आकर बैठ कर बात करे, ठीक है, लेकिन पुलिस को भेज के डंडा बनाने का सबको तैयारी है। मनुष्य का सोचने का दायरा जब ख़त्म होता है, वो डंडे पर आ जाता है। तो इसका पूरा लक्षण ये है कि सरकार के सोचने की क्षमता खत्म है, इसलिए वो कंप्लीटली डंडे पर, बंदूक पर आधारित हो गए। एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है डेमोक्रेसी के लिए। मैंने जर्मनी में देखा, जर्मनी में जब लोग आंदोलित होते हैं, दूसरी तरफ पुलिस होता है, गवर्नमेंट के ही एक कुछ ऑफिशियल्स होता है जिसको मीडिएटर्स कहते हैं, वो रैली के बीच में चलता है। पुलिस एग्रेसिव हो गया तो उसको रोकता है, लोग एग्रेसिव हो गया तो उसको रोकता है, और कोशिश करता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो अगर जर्मनी कर सकता तो यहाँ भी तो कर सकता है। आपको मालूम है कि 2 पार्टी है, एक एजिटेटिंग फार्मर्स है, दूसरी तरफ सरकार के डंडे वाले पुलिस है। आपको तीसरी पार्टी को क्रिएट करने की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस हो रहा है? मीडिएटर्स को क्रिएट करने की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस हो रहा है? और मीडिएशन का ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस हो रहा है? डायलॉग की ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस? सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री उसके लिए क्रिएट करने की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस हो रही? इसका मतलब आपने, महात्मा गांधी ने जो बात बताया शांति की बात, उसके लिए आपके पास एक पैसा नहीं, तो आपने माओवाद को बिठा के महात्मा गांधी को भगाया। महात्मा गांधी का जो पीस का सिद्धांत है उसके लिए आपके पास एक पैसा नहीं है। इसका मतलब कंप्लीटली आपने महात्मा गांधी को ख़त्म कर दिया। ऐसे एक देश में हम जी रहे हैं जहाँ जिसको राष्ट्रपिता कह रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, उनके लिए कोई स्पेस नहीं है।
खतरनाक ट्रेंड है। अब दूसरे जगह से सीख के अगर भारत उस दिशा में बढ़ाना चाहें तो आज भी अच्छा है। मैं कई बार लिखा सरकार को और मैंने कई बार निवेदन भी किया है कि आप कम से कम एक ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करो, इंटरफेसिंग मैकेनिज्म, जहां सरकार के 2-3 लोग हमको पता हो, सामाजिक संगठनों का कुछ ग्रीवेंसेस हो तो कहाँ जाना। मैं इंडस्ट्रियल हाउसेस से भी वही कर रहा हूँ। तुम एक मैकेनिज्म डेवलप करो, जब हमें लगता है ये कंपनी गलत काम कर रहा है तो हमको कहाँ जाना चाहिए, उसको तो कम से कम क्रिएट करो। सर, एक बात जो हमेशा मैं समझने की कोशिश करता हूँ आपसे, कि देश के बाहर दूसरे मुल्कों में गांधी को लेकर धीरे धीरे समय के साथ इज्जत बढ़ती जा रही है। बाहर के लोग जो आते हैं वो गांधी की तलाश करते हैं, और इस देश में एक ऐसी वो बहुत इरादतन गैर इरादतन तरीके से गांधी अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। तो इस स्थिति को कैसे हम लोग देखें? मजाक में ऐसा कह सकते हैं कि कंपटीशन इंडिया और चाइना में है और किसी में नहीं है। इसलिए हमको चीन के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए हमको चीन के कैपिटलिज्म बढ़ रहा है उससे कॉम्पीट करना है। और चीन में माओ को तुमने कितना बिठाया उससे ज़्यादा हम बिठाना चाहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि चीन आपके फोकस में है, इसलिए आपके सारे बिहेवियर पैटर्न में चीन का ज़बरदस्त प्रभाव है। चीन का माल आपके बाजार में, चीन का नेता आपके गांव-गांव में, चीन के साथ आपके माइनिंग कंपटीशन, तो चीन आपके फोकस में। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी कहते हैं कि चीन फोकस में रहने के कारण हम भी गलती करने लगे हैं आजकल, क्योंकि वो जो करता है उसे हमको करना पड़ता है, क्योंकि चीन हमारा मॉडल है। तो चाइना एक प्रकार मॉडल होने का प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ क्या है कि हम गांधी का फेस इस्तेमाल करना चाहते हैं। गांधी का फेस अच्छा है, दुनिया उनको रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए गांधी का फेस इस्तेमाल करता है। लेकिन गांधी को सिद्धांतता हमने एक्सेप्ट नहीं किया आज़ादी के तुरंत बाद ही। वो पुराना एक कहानी है जहाँ महात्मा गांधी चरखा कात रहे थे और नेहरू पहुँच गए, तो नेहरू ने उनसे कहा कि महात्मा बापू, आज़ादी के बाद तो आपका चरखा तो दीवार में होगा, मैंने डेकोरेशन पीस होगा। तो बापू ने कहा कि मैं तब तुम्हारे जेल में होगा। ये टेंशन पुराना है, ये नया नहीं है। तो गांधी का फेस चूँकि बिकता है, उस कवर में जीना आसान है, लेकिन उनको सिद्धांतता हमने कभी स्वीकार नहीं किया, भारत देश ने स्वीकार नहीं किया। हमने स्वीकारा है कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो कैपिटलिज्म और गांधी साथ साथ चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि कैपिटलिज्म, गांधी मानते हैं कि कैपिटल शोषण पर टिकी है। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल शोषण के बिना नहीं हो सकता। साधारण रूप से मेहनत करके जीने वाले आदमी करोड़ों करोड़ों का मालिक नहीं हो सकता। वो 10 जगह फार्म हाउस नहीं बना सकते, वो 23 मंजिल का मकान नहीं बना सकते। इसमें कहीं ना कहीं शोषण की मांग है। तो ये शोषण को समझे बिना कैपिटलिस्ट चलना चाहते हैं, तो गांधी के एनालिसिस को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और गांधी ने ट्रस्टीशिप की बात की कि तुम सिर्फ उसके ट्रस्टी हो, तुम पूंजी लाए हैं तो दूसरों ने ज़मीन लाया है, तीसरों ने अपना पूरा पर्यावरण तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया है, तो तुम सिर्फ उसका ट्रस्टी हो, सब उसके सहभागी होगा वगैरह। तो न गांधी के शोषण के एनालिसिस पर उनको रुचि है, न गांधी के ट्रस्टीशिप पर उनको रुचि है। एक कैपिटलिस्ट मॉडल डेवलप करना है, तो कैपिटलिस्ट मॉडल शोषण पर आधारित है, इसलिए गांधी को तिरस्कार किए बिना वो संभव नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। आपको कैपिटलिस्ट मॉडल का इकोनॉमी चाहिए, गांधी का चेहरा चाहिए, और इन दोनों को इस्तेमाल कर रहे देश। तो बाकी देशों में लोगों ने कैपिटलिज्म का नुकसान समझ लिया, उनको मालूम है कि कैपिटलिज्म की एक सीमा है। अमेरिका की इकोनॉमी टूट रहा है और फ्रांस की इकोनॉमी टूट रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उनको लगता है कि वास्तव में गांधी ने सही कहा। वे उस दौर से गुजर के आए हैं, कैपिटलिज्म के सारे मॉल्स और सुपरमार्केट और 6 लाइन रोड और उसका सबको सुख भोग चुका है। उनको लगता है गांधी सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इस मॉडल में दम नहीं, यू टर्न ले रहे हैं। तो उनको लगता है कि इस मॉडल में मॉडल की सीमा यही है कि ये बबल्स है, ये सब टूटेगा। ये जब टूटेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी,
और हम सरकार पर टोटल निर्भर हो गए, हम अपने खेती वेती छोड़ दिया, ये तो बड़ी गलती कर दी। हम अपने सारी अर्थव्यवस्था को खत्म करके सरकार पर निर्भर हो गया, वेलफेयर स्टेट पर निर्भर हो गया। अब वेलफेयर स्टेट के पास आज पैसा नहीं है हमको नौकरी देने के लिए, तो हम टूट गए, तो हम कहाँ भीख मांगे, क्या करें? तो ये जो समझ है यहाँ बना नहीं है, क्योंकि यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होने के कारण ऐसा कोई परेशान हो तो भी वो जॉइंट फैमिली में शरण ले लेता है, इसलिए उनको भी 4 दिन खाना खिला देते हैं। यूरोप में नहीं हो सकता, 4 दिन कोई खाना नहीं खिलाए घर पे बिठा के आपको, तो यहाँ तो 4 दिन खाने खिलाने वाला कोई ना कोई मामा चाचा आप ढूंढ लेते हैं, इसलिए आपको उसकी तीव्रता अभी भी समझ में नहीं आए। इस उपभोगवादी संस्कृति के कारण, इस दौड़ के कारण, हमारे इस टेलीविज़न कल्चर के कारण हमारे फैमिलियाँ टूटेंगे, हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम टूटेगा और हमारी इकोनॉमी हमारे ऊपर जब हावी होगा तब उनको समझ में आएगा कि हम बहुत बड़ी गलती की, भारी भरकम गलती की। सर, यहाँ एक सवाल जो बनता है वो ये है कि गांधी के मॉडल पे विश्वास रखने वाले लोग और दूसरे वो जो पूंजीवाद में विश्वास रखते थे, तो क्या अगर हम प्रतिस्पर्धा शब्द ठीक नहीं, लेकिन उसके आसपास अगर हम देखते हैं कोई एक ऐसा शब्द जो पूंजीवाद में विश्वास रखने वाले लोग थे, उन्होंने तो अपनी बात इस्टेब्लिश कर दी, और जो गांधी में विश्वास रखने, वो क्या किसी खोल में चले गए, कहीं ऐसे गायब हो गए, या अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए कि वो अपनी बात ठीक तरीके से लोगों के बीच में पहुंचा नहीं पाए? सही आप कह रहे हैं। कोई भी सिद्धांत जो है, सरकार सबसे पावरफुल एक्टर होता है एक समाज में। एक गवर्नमेंट, चूँकि उनके पास पूरे मैकेनिज़्म है, उनके पास पूरा रिसोर्सेस है, इसलिए जो भी डायरेक्शन एक गवर्नमेंट लेता है वो डायरेक्शन को प्रमोट करना आसान है। उस डायरेक्शन के लिए उस देश में क्लाइमेट बन जाता है। चीन ने जब कम्यून मॉडल या इसराइल ने जब कम्युनिटी को खेती में लगाने का मॉडल अपनाया, तो गवर्नमेंट ने अपनाया उस मॉडल को। अब जैसे आज जिस शिक्षा पद्धति को अपने अपनाया, उसको बढ़ाने के लिए सरकार स्वयं मेहनत करते हैं। तो अगर गांधीयन मॉडल लोगों के प्रैक्टिस करने के साथ साथ सरकार के पास भी थोड़ा बहुत उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो वो मॉडल टिक जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि खादी वालों ने कहा कि तुम सब कुछ मिल वालों को दे दो, लेकिन तौलिया जो 121 करोड़ लोगों को 121 करोड़ तौलिया चाहिए, सबको सिर्फ तौलिया का धंधा दे दो, बाकी सब तुम ले लो, साड़ी भी तुम बनाओ, ब्लैंकेट भी तुम बनाओ, तौलिया हमको रिजर्व करो। अगर नौकरी में तुम जातियों को रिजर्वेशन की बात कर सकते हैं, तो खादी वालों को तौलिया दे दो। इतने हद तक चला गया, लेकिन कुछ भी नहीं किया। तो खादी ख़त्म होना ही है, गांधी का सबसे प्रिय चीज़ ख़त्म होना ही है, तो ख़त्म हो गई। अभी तो खादी शॉप की हालत देखिए, अब खादी भंडारों की हालत देखिए, अब वो तो सब खराब हो गया, ख़त्म हो गया। और खादी ग्रामोद्योग के इर्द गिर्द कितने लोग पलते थे। अभी मैं इस बार देखता हूँ कि पूरे देश में देखा कितने बुनकर लोग बर्बाद हो गए। बुनकरों के पास काम नहीं, बुनकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान जैसे ही हालत है। और बुनकरों को, अब जैसे गया के पास आप जाएंगे तो मानपुर गांव है, मानपुर गांव पूरा बुनकरों का गांव है, और हजारों बुनकर, चूँकि उनको बिजली नहीं है, पावर लूम है, वो क्या जनरेटर से चला रहे हैं। जनरेटर से इतना धुआं है, और कोठरी के अंदर बैठ के कर रहे हैं, इतने धुएं में, इतने पसीने में वो व्यूअर्स काम कर रहे हैं, तो गुलामी है। तो जो समाज कपड़ा बना सकते हैं, जो समाज में कपड़ा बनाने की ताकत है, उनको आपने नहीं दिया, मिल मालिकों को दे दिया वो पूरा काम। तो मुझे लगता है कि जब गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं करेगा, लेकिन प्रोटेक्शन भी नहीं देगा, तो नहीं हो सकता। जैसे अब सोशल वर्क, और आप इसको ख़त्म करने में तुले हैं, तो इसको मुश्किल है। आप कहोगे देखिए इतना सारा सोशल वर्कर्स होते हुए आप क्यों नहीं समाज को बदल सके, न बदल सके, तो हम कहेंगे कि सोशल वर्क को ख़त्म करने में सरकार तुले हैं, तो आपको अपने अस्तित्व के लिए लड़ने में पूरा समय चला जा रहा है। खादी ग्रामोद्योग वाले भी अपने अस्तित्व में चला गया, हैंडलूम वाले भी अपने अस्तित्व के लड़ाई में चला गया। तो जो कुबार बढ़ई सबको ख़त्म कर दिया आपने। मुझे लगता है कि पूरे जो संभावना है उसको आपने ख़त्म किया, तो गांधी के सिद्धांत